गुड मॉर्निंग। आज यहाँ पर आपको विस्थापन धारा की सहायता से किरचॉफ के प्रथम नियम का जो उल्लंघन था उसकी व्याख्या समझाएंगे और एम्पियर के परपथीय नियम में संशोधन किया गया इस बारे में समझाएंगे कि जब विस्थापन धारा की खोज हो गई, ये पता चल गया कि विस्थापन धारा भी एक धारा होती है जो कि वैद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। विस्थापन धारा कैसे उत्पन्न होती है? क्या है विस्थापन धारा? कि वैद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा विस्थापन धारा कहलाती है। जब विस्थापन धारा की खोज हो गई, मैक्सवेल ने सबसे पहले इसकी खोज की थी, ठीक है, तो तब जो है मैक्सवेल ने इस विस्थापन धारा की सहायता से सबसे पहले किरचॉफ के प्रथम नियम का जो उल्लंघन, आभासी उल्लंघन प्रतीत हो रहा था, उसकी व्याख्या की। तो किरचॉफ के प्रथम नियम में आभासी उल्लंघन में क्या था? यहां पर आप देख रहे थे, जब तक विस्थापन धारा की खोज नहीं हुई थी तब तक क्या था, जैसे ये दो संधारित्र की दो प्लेटें ए और बी, इनके ये पी और क्यू बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर जब हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगा रहे थे तो बिंदु पी की तरफ आने वाली धारा तो क्या थी? आई, परंतु पी से बाहर इधर की तरफ जाने वाली धारा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये माना जाता था कि इन प्लेटों के बीच क्या है, कुचालक या निर्वात माध्यम है और इस माध्यम में आवेश वाहक गति नहीं करते हैं। जब आवेश वाहक गति नहीं कर रहे तो यहां कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। आवेश वाहकों के कारण धारा जो प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चालन धारा। अरे आवेश वाहक या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाली धारा क्या कहलाती है? चालन धारा। और वो धारा ये थी, ये वाली, ये तारों में बहने वाली धारा, क्योंकि तार तो धातु का बना है, वहां इलेक्ट्रॉन बह रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहां पर ये लगा कि बिंदु P या Q, इस पर भी वही होता है कि Q की तरफ कोई धारा नहीं आ रही है, जबकि Q से बाहर कोई धारा जा रही है। तो Q की तरफ आने वाली धाराओं का योग और Q से बाहर जाने वाली धाराओं का योग बराबर नहीं था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लग रहा था कि किरचॉफ के नियम का आभासी उल्लंघन हो रहा है। तो मैक्सवेल ने इस उल्लंघन को किस प्रकार से इसकी व्याख्या की, ये देखिए कि सबसे पहले हमने कल पिछला जो टॉपिक था उसमें विस्थापन धारा के बारे में पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो धारा उत्पन्न होती है उसको विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा को I से प्रकट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका सूत्र हो गया ID बराबर A एप्सिलॉन 0 dE अपॉन dt। A क्या है? इन प्लेटों का क्षेत्रफल है, ठीक है ना, और एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता, कैपिटल E क्या है? इन प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। T यहां पर समय हो गया। अब इसकी सहायता से अगर हम इसको आगे हल करें, ID बराबर, देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, समीकरण को एप्सिलॉन 0 और इस A को मैं E के साथ लिख सकता हूं, d EA अपॉन dt। ये लिखा जा सकता है। ये क्या चीज है? वैद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ क्षेत्रफल का गुणनफल ये होता है क्या? ये क्या चीज है? ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ये वैद्युत फ्लक्स का सूत्र था, ठीक है ना। तो ये वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है, इसको हम लिख देंगे ID इक्वल टू एप्सिलॉन 0 d फाई अपॉन dt। यहां पर फाई क्या है? फाई जो है वैद्युत फ्लक्स है। जैसे चुंबकीय फ्लक्स है वैसे वैद्युत फ्लक्स भी था, आपने गॉस की प्रमेय में पढ़ा भी था, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स, ठीक हो गया, ये आ गया। तो यहां पर विस्थापन धारा का एक नया सूत्र आ गया कि ID बराबर एप्सिलॉन 0, ID बराबर एप्सिलॉन 0 d फाई अपॉन dt। अर्थात वैद्युत फ्लक्स का समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर और इंटू एप्सिलॉन 0, ये किसका मान देगा? आपका विस्थापन धारा का मान देगा, ठीक है ना। इसमें
यहां पर बात हो रही कि किरचॉफ के प्रथम नियम की का जो आभासी उल्लंघन यहां पर प्रतीत हो रहा है उसकी व्याख्या मैक्सवेल ने कैसे की। तो देखिए मैक्सवेल ने व्याख्या कैसे की। मैक्सवेल ने यह कहा कि वैद्युत क्षेत्र के समय के साथ बदलने के कारण उत्पन्न धारा क्या हो गई, विस्थापन धारा हो गई। और इसका सूत्र उन्होंने ये बता दिया, आई डी इक्वल टू क्या क्या बताया, ए एप्सिलॉन 0 डीई बाई dt। ये विस्थापन धारा का सूत्र हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि ये विस्थापन धारा जो होती है ये निर्वात में भी प्रवाहित होती है और परावैद्युत माध्यम या कुचालक माध्यमों में भी ये प्रवाहित होती है। और ये प्रवाहित कब होती है, जब वैद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित होता है, ये केवल तब प्रवाहित होती है। ठीक है। तो जैसे यहां पर ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं, इन प्लेटों के बीच क्या होता है, क्या कौन सा माध्यम स्थित है, या तो निर्वात वायु या कुचालक माध्यम या परावैद्युत। ठीक है। तो यानी इस माध्यम में कौन सी धारा प्रवाहित होगी, इस माध्यम में, इन प्लेटों के बीच के माध्यम में कभी भी आवेश वाहक प्रवाहित नहीं होते हैं, क्योंकि कुचालकों में आवेश वाहक नहीं रहते हैं, इसलिए वहां आवेश वाहकों के कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है। वायु या निर्वात में भी आवेश वाहक नहीं रहते, तो यहां आवेश वाहकों के कारण यहां बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यहां किसके कारण धारा प्रवाहित होगी, यहां धारा प्रवाहित होगी वैद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तन के कारण, यानी विस्थापन धारा। तो यहां कौन सी धारा बहेगी, विस्थापन धारा। तो मैक्सवेल ने यही बताया कि संधारित्र की प्लेटों के बीच विस्थापन धारा आईडी प्रवाहित होनी चाहिए। तो अब आप यानी ये देख सकते हैं इसमें कि P से Q की तरफ कौन सी धारा बहेगी, विस्थापन धारा आईडी। तो बिंदु P पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाइए, बिंदु P की तरफ आने वाली धारा कौन है, I। और ये किसके बराबर होगी, बिंदु P से बाहर जाने वाली धारा, कौन सी धारा वो, आईडी। तो इससे ये आ गया बिंदु P पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, या Q पर लगा दीजिए किरचॉफ का प्रथम नियम कि Q से बाहर जाने वाली धारा I और Q की तरफ आने वाली धारा ID। तो यानी I बराबर ID होना चाहिए। ठीक है। तो अब यहां पर किरचॉफ के प्रथम नियम को पूरी तरह से समझाया गया मैक्सवेल के द्वारा कि संधारित्र की प्लेटों पर आने वाली धारा चालन धारा है और इन प्लेटों से बाहर निकलने वाली धारा क्या है, पिस्टन विस्थापन धारा। यानी चालन धारा और विस्थापन धारा क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए, कि चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होती है। ठीक है ना। यह है चालन धारा जो कि आवेश वाहक के कारण बहती है, और यह है आवेश वाहक, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं आप, विस्थापन आईडी मतलब विस्थापन धारा जो कि वैद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण बहती है, यह हमेशा बराबर होती है। तो अब मैक्सवेल ने क्या दिया कि किरचॉफ के प्रथम नियम के सत्य होने के लिए यह जरूरी है कि चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं होंगी तो किरचॉफ का प्रथम नियम सही नहीं होगा। ठीक है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के सत्यापन के लिए यह आवश्यक है कि चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब दूसरा, विस्थापन धारा की सहायता से एम्पियर के परपथीय नियम का संशोधित रूप यह प्राप्त किया गया। एम्पियर के परपथीय नियम का संशोधित रूप, ठीक है, यह प्राप्त किया गया। इसमें कैसे, देखिए एम्पियर का परपथीय नियम क्या था, एम्पियर का परपथीय नियम, एम्पियर का परपथीय नियम आपने पढ़ा था, यहां पर मैंने ये दो लूप बना दिए, दो बंद पथ। ठीक है। इस बंद पथ को मैंने नाम दे दिया S1 पथ और S2 पथ। अब इन दोनों बंद पथों में मैं क्या लगा रहा हूं, एम्पियर का परपथीय नियम लगा रहा हूं। एम्पियर का परपथीय नियम क्या, किसी बंद पथ के अनुदिश, ये बंद पथ ही हो गया, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ द्वारा गिरी धारा के
म्यू जीरो होने के बराबर होता है। जैसे बंद पथ है तो इस बंद पथ के अंदर से कितनी धारा बह रही है, ठीक है। तो बंद पथ द्वारा घिरी धारा, इस धारा के म्यू जीरो होने के बराबर होता है कौन, चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल इक्वल टू म्यू जीरो क्या इंटू बंद पथ द्वारा घिरी हुई धारा। ये एम्पीयर का पर्वतीय नियम था। अब इसको लगाइए इन दोनों पर, इन दोनों बंद पथों पे। ये संधारित्र की किसी एक प्लेट के दोनों तरफ हमने दो बंद पथ लिए हैं। ये दोनों बंद पथ एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, ठीक है। तो S1 पथ पर, S1 पथ के लिए किरचॉफ का प्रथम एम्पीयर का पर्वतीय नियम लगाइए, ये वाला नियम। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व S1 B dl इक्वल टू क्या आ गया, म्यू जीरो इंटू बंद पथ द्वारा घिरी धारा। ये धारा कौन सी आ रही है, इस बंद पथ में धारा I, इसकी साइड I तो आ रही है, तो यहां आ जाएगा I, ठीक हो गया। परंतु आपने यहां पर समीकरण नंबर 1 में पढ़ा है I बराबर ID, पढ़ा ना आपने कि चालन धारा हमेशा विस्थापन धारा के बराबर होती है, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा, हम यहां पर फिर क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन बी डीएल इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई को हम आई डी लिख देंगे, क्योंकि आई बराबर आई डी, कारण ये हो गया क्योंकि आई और आई डी क्या है, बस में बराबर है, जिसमें इस आई के स्थान पे आई डी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसको लिख दिया समीकरण नंबर 2, ठीक हो गया। अर्थात S1 पथ पर इंटीग्रेशन बी डीएल का मान क्या है, म्यू जीरो आई डी। अब S2 पथ पे कीजिए, S2 पथ पे S2 पथ में एम्पीयर के पर्वतीय नियम को अप्लाई कीजिए। इंटीग्रेशन बी डीएल इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला पथ इन दो प्लेटों के बीच में, और संधारित्र की इन दो प्लेटों के बीच कौन सी धारा बह रही है, आई डी, विस्थापन धारा, ठीक है। तो इस S2 बंद पथ के अंदर कौन सी धारा बह रही है, आई डी। तो ये आएगा S2 बंद पथ के लिए बी का इस L के सापेक्ष समाकलन, यानी बी डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जीरो इंटू इस बंद पथ द्वारा घिरी धारा आई डी। इसको हम समीकरण नंबर 3 लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 2 ये दोनों आपस में बराबर आ रही है। इंटीग्रेशन बी डीएल अराउंड द पाथ S1 और इंटीग्रेशन बी डीएल अराउंड द पाथ S2, ठीक है। इंटीग्रेशन बी डीएल का मान S1 और S2 दोनों पथों के लिए क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका अर्थ है कि एम्पीयर का पर्वतीय नियम इन दोनों पथों के लिए क्या है, समान है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे यहां पे, अतः समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से ये क्या आ जाएगा, जब ये दोनों मान बराबर तो ये मान भी आपस में बराबर होंगे, यानी इंटीग्रेशन बी डीएल का मान S1 पथ के लिए वही आ रहा है जो इंटीग्रेशन बी डीएल का मान S2 पथ के लिए आ रहा है। कितना आ रहा है, म्यू जीरो इंटू आई डी। इसको म्यू जीरो इंटू आई भी लिख सकते हैं, आई डी को आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गए इसको। तो यानी विस्थापन धारा के द्वारा जब विस्थापन धारा की खोज हो गई तो तब एम्पीयर के पर्वतीय नियम को समझाया गया कि ये एम्पीयर का पर्वतीय नियम वाकई में क्या है, सत्य है, ये गलत नहीं है, इसका कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। परंतु एम्पीयर के पर्वतीय नियम का एक नया रूप यहां पर दिया गया, उसमें कुछ संशोधन किया गया, ठीक है ना। संशोधन क्या किया गया,
एम्पियर के पर्पतीय नियम का संशोधित रूप। ठीक है, एम्पियर के पर्पतीय नियम का संशोधित रूप है एम्पियर के पर्पतीय नियम का संशोधित रूप, इंप्रूव्ड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो देखिए इसमें एम्पियर्स सर्कुलेटरी लॉ कहते हैं इसको, पर्पतीय नियम। देखिए इसमें क्या है, आपने अभी तक एम्पियर का पर्पतीय नियम क्या पढ़ा था, जब तक विस्थापन धारा की खोज नहीं हुई थी, कि किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन यानी इंटीग्रेशन पीडीएल, ये किसके बराबर होता है, म्यू जीरो इंटू बंद पथ द्वारा घिरी धारा, ये पढ़ा था। अब यहां पर ऐसा नहीं कहेंगे बंद पथ द्वारा घिरी धारा, संशोधित रूप में नियम क्या है, वो नियम ये है कि बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ये किसके बराबर होता है, म्यू जीरो इंटू बंद पथ द्वारा घिरी चालन धारा धन विस्थापन धारा। ठीक है, क्या आएगा, चालन धारा धन विस्थापन धारा, ऐसा ना चाहिए। अब देखिए इसको कहेंगे कैसे, किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ द्वारा घिरी चालन धारा और विस्थापन धारा के योग के म्यू जीरो गुने के बराबर होता है। ठीक है, क्या है एम्पियर के पर्पतीय नियम का संशोधित रूप, कि बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद पथ द्वारा घिरी चालन धारा एवं विस्थापन धारा के योग के म्यू जीरो गुने के बराबर होता है। ठीक हो गया, तो लिखिए इसका समीकरण के रूप में लिखिए इसको, इंटीग्रेशन बीडीएल अराउंड ए क्लोज पाथ इक्वल टू म्यू जीरो इंटू, यहां पर आ जाएगा चालन धारा को हम किसे दर्शाते हैं, आई से या आई सी से भी दर्शा सकते हैं, आईसी कंडक्शन करंट से भी दर्शा सकते हैं, आई लिखो चाहे आईसी लिखो एक ही बात है, और आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक हो गया, अब जैसे इस वाले पाथ में S1 वाले पाथ में क्या हो रहा है, यहां पर चालन धारा क्या है, आई या आईसी, ये धातु का तार है यहाँ पे, तो धातु के तार में केवल चालन धारा बहेगी, वहां पर विस्थापन धारा क्या हो जाएगी, शून्य। यानी जब हम इस वाले में इसको लगाएंगे इस नियम को, तो वहां पर क्या होगा, आईसी प्लस जीरो, तो आईसी आ जाएगा। अतः आईसी का मान हम किसके बराबर कर देंगे, फिर आईडी के बराबर, क्योंकि आईसी और आईडी आपस में बराबर होता है। ठीक है, फिर यहां पर इस वाले बंद पथ में, क्योंकि यहां पर तो चालन वो तार तो है ही नहीं, यहां बीच में तार मतलब सुचालक वस्तु, धातु का तार तो है नहीं, तो इन्हें यहाँ पर सुचालक वस्तु नहीं है। ठीक है, सुचालक वस्तु नहीं है, यहाँ कुचालक या निर्वात या वायु होगा, तो निर्वात या वायु कुचालक में कौन सी धारा बहती है, विस्थापन धारा, तो यहाँ पर आईडी आएगा, आई सी नहीं आएगा। ठीक है, इस वाले में क्या आएगा, म्यू जीरो इंटू आईडी, आई सी की वैल्यू जीरो, तब वो क्या आएगा, म्यू जीरो इंटू केवल आईडी आ जाएगा। ठीक है, अब पहले बार से क्या है, म्यू जीरो इंटू आई सी, पर हमने पढ़ा है आईसी और आईडी क्या होता है आपस में बराबर, अभी नहीं पढ़ा था कि चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होता है, ये आईसी इक्वल टू आईडी, तो जहां पर आईसी का और आईडी लिख देना बाद में, तो वैल्यू दोनों की बराबर आएगी। ठीक है, तो एम्पियर का पर्पतीय नियम का जो संशोधित रूप है वो ये है कि बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ द्वारा घिरी चालन धारा और विस्थापन धारा के योग के म्यू जीरो गुने के बराबर होता है। ठीक हो गया ये। तो इस ढंग से आपने देखा कि विस्थापन धारा की सहायता से मैक्सवेल ने किस प्रकार से
एम्पियर के पर्पतीय नियम में संशोधन किया और क्या किया, किरचॉफ के प्रथम नियम के आभासी उल्लंघन को समझाया कि किरचॉफ का प्रथम नियम तभी सत्य है जब चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होती है। यानी एम्पियर किरचॉफ के प्रथम नियम के सत्य होने के लिए आईसी और आईडी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू।